गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम शुरू करेंगे जहाँ पिछले क्लास में हमने छोड़ा था, जहाँ से हमने छोड़ा था आज हम वहीं से शुरू करेंगे। पिछला जो वीडियो था, पिछली जो कक्षा थी, उसमें सबसे पहले तो हमने शुरुआत किया कि क्या क्या पढ़ना है या हमने क्या पढ़ लिया है पूर्ववर्ती कक्षाओं में, पीछे कक्षाओं में। आज उसके बाद हम सत्ता की साझेदारी जो हमारा अध्याय है उस विषय पर हम पहुँचे थे और उसको समझने के लिए हमने दो उदाहरणों को लिया था। एक बेल्जियम का जो एक यूरोपीय देश है और दूसरा अपने दक्षिणी पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का। श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण से हमने ये समझने की कोशिश की थी कि सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत क्यों पड़ती है या सत्ता की साझेदारी फिर बनती कैसे है। तो वही सवाल फिर से है कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। किसी भी देश को, किसी भी समाज को, किसी भी राज्य को, किसी भी जिले को, किसी भी पंचायत को, किसी भी प्रशासनिक या सामाजिक इकाई को सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है। पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में हमने जो उदाहरण दिए थे, जो दो कहानियाँ सुनी थी बेल्जियम की, पहली कहानी थी, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से बेल्जियम में भाषा के आधार पर विविधता है और फिर उसके कारण द्वेष उत्पन्न होने लगता है, आपसी भाईचारे में कमी आती है और उस भाईचारे को ख़त्म करने के लिए, उस भाईचारे को बढ़ाने के लिए, उस भाईचारे के बीच में जो दीवार आ रही थी, बंधुत्व में जो कमी आ रही थी, उसको मिटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए किस प्रकार से एक साझेदारी वाली व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो, सबको अनुपातिक न्याय मिले, उस व्यवस्था का निरूपण किया जाता है, उस व्यवस्था को वहाँ स्थापित किया जाता है। हमने श्रीलंका के केस में भी कुछ इसके थोड़ा सा विपरीत देखा कि किस प्रकार वहाँ की सिंघली सरकार लगातार अपने स्टैंड पर खड़ी रहती है, टिकी रहती है कि हम तमिलों को कोई विशेष अधिकार नहीं देंगे, और जबकि खुद के लिए वो कई तरह की भाषाई आधार पर विशेष अधिकारों को पाने के लिए कानून बनाती है। तो इन दो उदाहरणों से जो हमने वहाँ देखा कि किस प्रकार बेल्जियम प्रगति के राह पर चल जाता है अपने बेल्जियम मॉडल के कारण, जो इतना नायाब है, इतना अच्छा है कि आज हम और आप इस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसको। और दूसरा श्रीलंका जो किस प्रकार से गृह युद्ध की तरफ खुद को ढकेल लेता है और उसके कारण फिर वहाँ की जो खुशहाली सूचकांक है, हैप्पीनेस इंडेक्स, और जो हेल्थ सूचकांक है, इन तमाम चीज़ों में उसकी रैंकिंग किस प्रकार से नीचे गिरती है। और दक्षिणी एशियाई देशों का एक तेज़ी से विकसित होता देश किस प्रकार से एक गृह युद्ध में के कुचक्र में फंसकर खुद को बर्बादी के कागार पर ले जाने लगता है। खैर, स्थितियां अब सामान्य हैं, वहाँ चीज़ें सुधर गई हैं, पहले से काफ़ी बेहतर हैं। पड़ोसी होने के नाते हम उस मुल्क के बेहतरी की कामना भी करते हैं। खैर, हम आते हैं अपने शीर्षक पे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण और लीजिए। इसको ऐसे समझिए कि एक परिवार है जहाँ 3-4 भाई हैं। एक बड़ा भाई है जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, वो घर पे रहता है। दूसरा भाई जो उससे छोटा है वो ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, वो बाहर कहीं जॉब करता है। तीसरा भाई जो घर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है वर्तमान में, वो कोई सरकारी नौकरी करता है, और जो सबसे छोटा भाई है वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो 4 भाई हैं। ठीक,
तो आप देखिएगा कि घरों में क्या होता है, अगर इस तरह के सिचुएशन आपके भी गांव में घर में हो, तो जो गांव पे होता है, अगर घर में सबकी सम्मति चाहिए, अगर आपको ज्वाइंट फैमिली अगर रखना है आगे, तो क्या होता है कि जो घर घर पे जो कम पढ़ा लिखा या जो घर पे जो भाई रहते हैं, उनके जिम्मे कृषि के कार्य होते हैं, घर की तमाम जो व्यवस्थागत का मैनेजमेंट का जो काम होता है, व्यवस्था का काम, वो सारा चीज़ उनके ऊपर होता है। जो लोग बाहर नौकरी पेशा में रहते हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल सपोर्ट का काम रहता है। वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं कि घर में रुपए पैसे की जो भी ज़रूरत है वो उनके द्वारा पूर्ति की जाएगी, उनके आमदनी के द्वारा उसका पूर्ति होगा। वहीं जो सबसे छोटा भाई है, जो न जॉब कर रहा है, ठीक, और सबसे छोटा है, उसकी उम्र पढ़ने की है, तो उसको स्कूल या कॉलेज जहाँ भी वो पढ़ रहा होता है उसको पढ़ाया जाता है। तो ये उसके हिस्से का काम है, ठीक। उसी प्रकार से सरकार भी कई स्तरों पर खुद को संतुलित करने के लिए अलग अलग लोगों को उनके एबिलिटी के आधार पर, उनके योग्यता के आधार पर, उनके आप कहिए कि उनकी क्या कहते हैं हुनर के आधार पर उनको कार्य देती है और सबके साथ एक सामंजस्य बैठाकर प्रगति के राह पर आगे बढ़ती है। यही जो है, यही साझेदारी है। असली साझेदारी का जो माने है ये यही है कि जो जिस योग्य है उससे वो कार्य लिया जाए। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, सबकी भागीदारी आवश्यक है। तो जब सबकी भागीदारी होगी तो मान लीजिए कि घर में अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, जितने भी हैं, अगर सबकी भागीदारी है घर को प्रगति के तरफ बढ़ाने में, घर को आगे ले जाने में, घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखने के लिए, तो सबका कुछ ना कुछ काम तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। फिर घर की जो मान लीजिए उसी जो आप ले रहे थे एग्जाम्पल, तो उसमें मान लीजिए कि बाकी तीनों लोगों की शादी हो गई है तो और उनकी पत्नियां गृहिणी हैं, तो उनका क्या काम है कि घर में जो खाना, राशन, इन सारी चीज़ों का जो मैनेजमेंट है उसको देखना घर के अंदर। अगर उनमें से कोई वर्किंग वुमेन है तो काम भी करती है, बच्चों का पालन पोषण। ये आमतौर पर हमारी जो सामाजिक ढांचा है वो कुछ इसी तरह का है। इसलिए मैं अगर शहरों का उदाहरण लीजिएगा तो वहाँ छोटी फैमिली भी है, तो अगर पति पत्नी और बच्चे हैं तो उनकी साझेदारी या हिस्सेदारी किस रूप में है कि मान लीजिए दोनों अगर वर्किंग हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो हस्बैंड भी जॉब पे जाता है, वाइफ भी जॉब पे जाती है, दोनों आते हैं, तो अगर ज़्यादा लिबरल हैं, ज़्यादा अगर प्रोग्रेसिव टाइप के लोग हैं तो अपना अपना काम बांटे हुए हैं, या फिर काम बाई के द्वारा काम वाली बाई आती है, वो काम करके जाती है घर का। तो हर किसी का अपना अपना, समाज में भी आप देखते होंगे कि आपके गांव में भी हमारे गांव घर में भी कुछ लोग शिक्षक हैं, कुछ लोग, तो ये सारे लोग अपने अपने अपनी अपनी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन इस किताब में जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं या जिस चीज़ पे किताब में जिस चीज़ का जिक्र है, वहाँ सत्ता से सीधा मतलब सरकार से, वहाँ समाज में साझेदारी की बात नहीं की जा रही है, बात सत्ता के साझेदारी की जा रही है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता या सरकार जो है वो कौन चुनता है, सवाल पहले ये है। तो अपने यहाँ मान लीजिए कि हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपने 8वीं या 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा, उसके द्वारा वोटिंग कराई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ए नाम का एक प्रत्याशी है, बी नाम का एक प्रत्याशी है और सी नाम का एक प्रत्याशी है, एक डी नाम का प्रत्याशी है, एक ई नाम का प्रत्याशी है। मान लीजिए ये 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, ठीक। ए को
और मान लीजिए कि जहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ कुल मतदाताओं की संख्या मान लीजिए 1000 है, 1000 कुल मतदाता हैं। ठीक, मान लीजिए कि 1000 मतदाता में 100 लोग बाहर रहते हैं जो चुनाव के समय नहीं आ पहुँचे, 200 लोग मान के चलिए, 100 लोग कुछ काम से कहीं गए हुए हैं, ठीक, 300 हुए, और 40-50 लोग वोट देने नहीं आए, तो आप मान के चलिए कि 650 के आसपास यहाँ वोट पोल हुआ। कितना हुआ? 650 के आसपास। ठीक, अब इस 650 वोट में मान लीजिए कि बी को मिलता है 50 वोट, ए को मिलता है 100 वोट, सी को मिलता है 300 वोट, डी को मिलता है 50 वोट, और ई को फिर मिलता है 100 वोट। ठीक, इसको सी को मिला है 300 वोट, इनको 100, इनको 100, इनको 50, इनको 50। ठीक, तो सबसे अधिक वोट जिसके पास है वो क्या होगा? वो विजयी होगा, वो चुनाव जीत जाएगा। तो सी क्या होगा? यहां से सी चुनाव जीत जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से पूरे देश से मान लीजिए अगर लोकसभा की हम बात करते हैं तो 543 कुल लोकसभा सीटें हैं। 543 लोग चुन के आते हैं इस प्रक्रिया से। ठीक, अब ये 543 लोग संसद भवन में पहुंचकर वहां सरकार बनाते हैं। अभी बिहार में चुनाव है तो बिहार में 243 सीटें हैं जिन पर चुनाव होगा, लोग चुनकर जाएंगे। 243 विधायक जो चुन के जाएंगे, 243 243, ये क्या करेंगे? जिसके पास सर्वाधिक बहुमत होगा, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर होता है, सबसे ज़्यादा बहुमत होता है, वो सरकार बनाने की दावा पेश करता है, सरकार बनाने का। तो बहुमत के लिए क्या चाहिए कि इसके आधा से एक अधिक। ठीक, तो इसका आधा कितना हुआ? इसका आधा हो गया आपको 1/2 से एक अधिक चाहिए। 122 अगर हो जाते हैं किसी भी पार्टी के पास तो वो सरकार बना सकती है बिहार में। वैसे ही लोकसभा की अगर बात करें हम तो अगर किसी 272 सांसद हैं किसी पार्टी के पास तो वो सरकार बनाने की दावा कर सकती है। जैसे अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वैसे भारतीय जनता पार्टी कई सारी अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन सरकार चला रही है, जिस गठबंधन का नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इस अलायंस में कई पार्टियां हैं और उन सारी पार्टियों के सांसदों का योग 272 है। वैसे बीजेपी के पास अकेले भी बहुमत है क्योंकि उनके पास 272 से ज़्यादा सांसद हैं। तो इस प्रकार से सरकार बनती है। तो मान लीजिए कि सरकार इस प्रकार से लोकतंत्र में बनती है तो आपने देखा कि जिसके पास संख्या बल ज़्यादा है सरकार उसी की बनेगी। तो जिसके पास संख्या बल ज़्यादा है सत्ता में वही होगा, और जो सत्ता में होगा वो पॉलिसी मेकिंग करेगा, वो कानून बनाएगा और उसके बनाए कानून पर देश चलेगा। लोगों को वो उस कानून को मानना होगा, उस कानून का पालन करना होगा। तो अगर
क्योंकि ये पूरे हर जगह ये चीज़ है कि भाषा, जाति, धर्म, इन सारे चीज़ों के बंधनों से कोई मुक्त नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी खास धर्म की अधिक संख्या है तो उसका वर्चस्व शासन में ज़्यादा होगा, उसका वर्चस्व चुनाव में ज़्यादा होगा। जब चुनाव में ज़्यादा होगा तो उसका संख्या बल ज़्यादा होगा, जब संख्या बल ज़्यादा होगा तो सरकार उसके इशारों पर चलेगी, और जब सरकार उसके इशारों पर चलेगी तो क्या होगा? बहुसंख्यकवाद का आतंक होगा लोगों में। लोग कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके पास संख्या बल अधिक होगा उसका डर सबको रहेगा। दूसरी चीज जो है वो है कि इससे अखंडता को खतरा है, किसी भी देश के इंटीग्रिटी को खतरा है। ये इंटीग्रिटी क्या होता है, ये अखंडता क्या होता है? तो रिलैक्स ब्रो, समझाता हूं। अखंडता अंग्रेजी में कहें तो इंटीग्रिटी, हिंदी में कहें तो अखंडता, और ग्रामीण भाषा के शब्दों में कहें तो बिना टूटल। अखंड का मतलब है जो खंडित नहीं है, जो टूटा हुआ नहीं है, जो टुकड़ों में विभाजित नहीं है। अब भारत जैसे देश को एक अखंड राष्ट्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर से या कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। गुजरात के कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा भारत एक है। भले ही इसकी भौगोलिक सीमाएं, भले ही इसकी भौगोलिकता अलग अलग हो, कहीं पहाड़ हो, कहीं घने जंगल हो, कहीं पठार हो, कहीं एकदम समतल मैदान हो, उस मैदान में कहीं नदियों का कछार छोड़ के गई नदियां हों, लेकिन पूरा भारत जो है वो एक है। अगर कोई भारतीय कहता है तो हमें सिर्फ इसलिए गर्व नहीं होता कि हम बिहार के हैं, जहां अशोक पैदा हुए थे, या जहां चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए थे, जहां चाणक्य पैदा हुए थे। कोई हमें भारतीय कहता है तो हमें इस बात के लिए भी गर्व होता है कि सीवी रमन के देश से भी हम हैं, जिसने रमन प्रभाव दिया। तो ये जो अखंडता है, यही अखंडता है कि हम तमिल के जो भाषा अलग है, जिसका रंग रूप अलग है, उस क्षेत्र के महानुभाव भी हमारे अपने हैं, क्योंकि वे हमारे देश के हैं। और हमारा जो देश है वो सिर्फ छोटा सा कोई एक भौगोलिक हिस्सा नहीं है, एक बहुत बड़ा विशाल उपमहाद्वीप है। यही अखंडता है कि यहाँ खंडित चीजें नहीं हैं। तो अब खंडित कैसे, तो ये अखंडता के लिए क्यों जरूरी है? तो अखंडता के इसलिए, अखंडता को खतरा इसलिए है सत्ता की साझेदारी नहीं होने से, कि मान लीजिए कि तमिल जो है, भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, और तमिल जो आज़ादी के बाद से ही अपने भाषाई पहचान को, अपनी भाषाई संस्कृति को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार न हो कि हिंदी सबकी राष्ट्रभाषा रहेगी। वो हिंदी को अपने राष्ट्रभाषा के रूप में अगर स्वीकार न करें, और जो हिंदी भाषी लोग हैं जिनकी संख्या अधिक है, जो आधे से अधिक हैं, और तमिल लोगों की संख्या में कहीं बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए क्या विकल्प रहेगा? या तो तमिलों को एक अलग राष्ट्र का मांग करना पड़ेगा, या फिर वो भी श्रीलंका की तरह
गृह युद्ध के तरफ अग्रसर हो जाएंगे। उसके पहले वो तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का भी पालन करेंगे। तो इससे क्या हुआ? अखंडता को खतरा हुआ। दूसरी चीज, मान लीजिए कि हमारे यहाँ एक नारा चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कहा जाता है कि भारत सभी धर्मों का देश है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सारे धर्म फल फूल सकते हैं। और कोई सरकार अगर आती है और किसी एक खास धर्म को लेकर कोई कानून बनाती है और उससे दूसरे धर्म के लोगों को समस्या होती है, उनका जो है धार्मिक मसला आहत होता है, धार्मिक मान्यता आहत होती है, और वो धर्म विद्रोह पर अगर उतर जाता है तो उससे भी इंटीग्रिटी को खतरा होगा। देश राष्ट्र की जो राष्ट्रीय भावना है वो खंडित होगी। तीसरा उदाहरण लेते हैं कि अगर सरकार ऐसा कानून बनाती कि आप किसी भी धर्म के हों लेकिन आपको पूजा जरूर करना है, तो जो पूजा पाठ में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, जिन्हें नास्तिक कहा जाता है, वो बहुत कम है, लेकिन उनकी मान्यता पर, उनकी भावना पर, उनके अपनी जो उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो विचार है, उस पर सरकार दबाव बना रही है। और इस दबाव की वजह से वो क्या करेंगे? वो खुद को इस सरकार के विरोध ले जाएंगे, इस सरकार का विरोध करेंगे, और सरकार के विरोध करने से राष्ट्र की प्रगति में बाधा होगी। और बाधा ही नहीं होगी, जो बाकी आस्तिक लोग हैं उनसे वो खुद को अलग मानेंगे, और इस वजह से भी जो एकता है, जो अखंडता है, वो खंडित होगी। इसलिए भी सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। एक और एंगल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई ऐसा कानून आता है जो किसी विशेष जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार के लिए बनाया जाता है या उनके प्रगति के लिए बाधक है। उस कानून के कारण उस जाति के या उस जनजाति के लोग या कोई कबीलाई संस्कृति है, उसके लोग खुद को अलग थलग महसूस करने लगते हैं। तो ये भी क्या है? हमारे अखंडता पर प्रहार है, ये हमारे अखंडता के लिए खतरा है। और इसी खतरा से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। इसको युक्तिपरक कहा जाता है। युक्तिपरक इसलिए कि ये व्यवहारिक है, ये दिख रहा है, हमें दिख रहा है। और ये युक्तिपरक इसलिए भी है कि ये हमने अपने अनुभवों से कमाया है। हमने देखा कि बेल्जियम में किस प्रकार जो शिक्षित समाज था, जो ताकतवर समाज था, उसने सत्ता का उपयोग खुद के लिए करने की कोशिश की, जिसके कारण वहाँ एक खाई क्रिएट हुआ, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। फिर बाद में वहाँ के सरकारों ने अपने सद्बुद्धि के आधार पर बेल्जियम मॉडल बनाया, जिसमें सबकी साझेदारी सुनिश्चित की गई। वहीं श्रीलंका के केस में हमने क्या देखा कि जो वहाँ की बहुसंख्यक भाषाई समाज था, उसने जबरदस्ती तमिलों पर सिंहली को राष्ट्रभाषा के रूप में थोप दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका गृह युद्ध के तरफ चला गया। तो ये बहुसंख्यकों का आतंक वहाँ था, वहाँ हुआ। और फिर उससे हमने सोचा कि ये सही नहीं है, इसके बजाय हमें सत्ता के साझेदारी की तरफ जाना चाहिए। इसलिए भी युक्तिपरक है, क्योंकि ये युक्ति हमें अपने अनुभवों से प्राप्त हुआ। लोकतंत्र को व्यवहारिक जीवन में, लोकतंत्र को व्यवहार में स्थापित करते समय हमें जो जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनसे हमने इन चीज़ों को सीखा। इसलिए ये युक्तिपरक है। तीसरा जो पॉइंट लोकतंत्र की आत्मा है, सत्ता की साझेदारी जो है, इसमें लोकतंत्र की आत्मा बसती है, ऐसा कुछ विचारकों का मानना है।
क्यों मानते हैं वो, इस चीज को समझिए। लोकतंत्र कहता है कि मैं एक ऐसी पद्धति हूं जिसमें सबकी भागीदारी आप सुनिश्चित कीजिए। यानी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। ये वीडियो के आरंभ में ही मैंने आपको बताया था। तो लोकतंत्र में जब सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, तो सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का यह तात्पर्य है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति हो और जो समाज का प्रथम व्यक्ति हो, जो समाज का सबसे प्रबुद्ध हो, जो समाज का सबसे इंटेलिजेंट हो और जो समाज का कमज़ोर हो, जो समाज का कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सबको इसमें हिस्सेदारी मिले, उसको उसका हक मिले और उसे अपने को डेवलप करने का, खुद के विकास के लिए अवसर मिले, मौका मिले उसे। इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। और इसके बिना अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इससे वंचित रह जाएगा, जो अपने अधिकारों से, अपने हक और हुकूक से वंचित रह जाएगा। फिर लोकतंत्र का कोई माने नहीं होगा, वहां लोकतंत्र मर जाएगी। तो जिस प्रकार शरीर के जीवित रहने के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से लोकतंत्र को जिंदा रहने के लिए सत्ता के साझेदारी की आवश्यकता है। एक ऐसी सत्ता हो जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो, सबकी आस्था हो, सबका विश्वास हो, सबके लिए वो काम करे। वही सरकार, वही सत्ता लोकतंत्र के लिए स्वस्थ सत्ता है, स्वस्थ सरकार है, अच्छी सरकार है। तो सत्ता की साझेदारी के लिए ये जो तर्क दिया जाता है कि यह लोकतंत्र की आत्मा है, इसको नैतिक तर्क कहते हैं। इसके पहले हमने युक्तिपरक तर्क को देखा, ये नैतिक तर्क है। नैतिक इसलिए कि लोकतंत्र की जो नैतिकता है, लोकतंत्र की जो नीति है, जो विचार है, उस चीज के आधार पर इसको प्रतिपादित किया गया है, ये सिद्धांत दिया गया है, इसलिए ये नैतिक है।